धारा 122 के घटक नोटिस या आदेश का अस्तित्व। नंबर 1, पहले किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 117(1) या 119 के तहत कोई नोटिस या आदेश जारी होना आवश्यक है। नंबर 2, हस्तांतरण कार्य नोटिस या आदेश जारी होने के बाद संपत्ति किसी और को बेचने, दान करने, गिरवी रखने या अन्य प्रकार से हस्तांतरण करने की क्रिया। नंबर 3, जब्ती योग्य संपत्ति ऐसी होनी चाहिए जो बाद में 120 के अंतर्गत जब्त की जा सकती है। उद्देश्य यह होता है कि यदि कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए संपत्ति को स्थानांतरित कर रहा है तो उसमें जो है उसका उद्देश्य होता है। अमान्य का परिणाम ऐसा हस्तांतरण शून्य माना जाएगा और उस पर नए हस्तांतरणकर्ता का कोई अधिकार नहीं होगा। धारा 122 के दोष व तत्व। उद्देश्यपूर्ण आचरण। नंबर 1, व्यक्ति का यह उद्देश्य होना है कि वह कानून से बचने और संपत्ति को जब्ती से बचाने के लिए उसे किसी अन्य को हस्तांतरित कर रहा है। ज्ञान। व्यक्ति को यह पता होना चाहिए उस संपत्ति पर कानून, नोटिस या आदेश लागू है। नंबर 3, अनुचित लाभ। हस्तांतरण के पीछे कोई अवैध लाभ और संपत्ति की सुरक्षा की इच्छा होना। नंबर 4, कानूनी अधिकार से बचना। इस धारा का दुरुपयोग तब माना जाता है जब व्यक्ति न्यायिक प्रक्रिया के प्रभाव से अन्य संपत्ति को बाहर करने का प्रयास करता है। निष्कर्ष। धारा 122 का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कोई भी व्यक्ति राज्य की कार्रवाई से बचने के लिए संपत्ति को अनुचित हस्तांतरण न करे। यह धारा न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने में सहायक है और ऐसे सभी हस्तांतरण को शून्य घोषित करती है। धारा 122 की आवश्यक मानसिक अवस्था साबित करने के लिए यह तथ्य सामने लाना जरूरी होता है कि आरोपी ने जानबूझकर और इरादतन अपनी संपत्ति को नोटिस या आदेश मिलने के बाद हस्तांतरण किया जिससे वह कानूनी कार्रवाई से बच सके। इसका मतलब है कि आरोपी को यह ज्ञान या चेतना होनी चाहिए कि संपत्ति पर कानूनी रोक या नोटिस लगा हुआ है। नंबर 2, उसके पास यह इरादा होना चाहिए कि वह संपत्ति को हस्तांतरित करके न्यायिक प्रक्रिया या जब्ती से बचने का प्रयास कर रहा है। नंबर 3, इस मानसिक अवस्था को साबित करने के लिए अक्सर आरोपी के कृत्य, समय, तरीके और संदर्भ को देखा जाता है, जैसे कि नोटिस मिलने के बाद तत्काल संपत्ति का हस्तांतरण करना और उसकी कीमत सामान्य से बहुत कम रखना। नंबर 4, इस तथ्य को प्रमाणित करना कि संपत्ति का हस्तांतरण केवल कानूनी रूप से टालने के उद्देश्य से किया जा रहा है। मानसिक दोष के लिए निर्णायक होता है। संक्षेप में, धारा 122 के तहत दोष सिद्ध करने के लिए यह साबित करना आवश्यक है कि आरोपी द्वारा संपत्ति हस्तांतरण का निर्णय जानकारी और इरादे के साथ किया गया था ताकि अदालत की कार्रवाई या जब्ती को टाला जाए। इस मानसिक दोष को साधारणतया घटना के माहौल और संबंधित सबूतों के आधार पर न्यायालय तय करता है। मानसिक अवस्था की यह पुष्टि स्पष्ट साक्ष्यों से होनी चाहिए ताकि दोष से दोष हो सके। अब मैं आपको धारा 122 की आवश्यक मानसिक आस्था मीन्स रिया की उपस्थिति साबित करने के लिए निम्न प्रकार के सबूत बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। नोटिस या आदेश मिलने के बाद संपत्ति का हस्तांतरण। यह तथ्य कि संपत्ति के हस्तांतरण की प्रक्रिया उस समय हुई जब आरोपी को स्पष्ट रूप से पता था कि संपत्ति पर कानूनी रोक है। नंबर 2, तत्काल और संदिग्ध हस्तांतरण। अगर संपत्ति नोटिस मिलने के बहुत जल्द बाद हस्तांतरित की गई हो, खासकर सामान्य कीमत से बहुत कम मूल्य पर या किसी करीबी व्यक्ति को, तो यह मानसिक दोष का संकेत होता है। नंबर 3, आरोपी का व्यवहार और अभिव्यक्ति। आरोपी के व्यवहार में ऐसा कोई संकेत होना कि वह कानूनी कार्रवाई से बचने के उद्देश्य से संपत्ति को स्थानांतरित कर रहा है, जैसे अपने पास से दस्तावेज छुपाना, धोखाधड़ी करना और जानबूझकर सूचना छुपाना। सबूतों का सामंजस्य। केस में प्रस्तुत हुए सभी तथ्य, गवाहों, बयानों, दस्तावेजों और घटना की तुलना कर यह दर्शाना कि आरोपी जानबूझकर मालवाद के साथ कानूनी प्रक्रिया को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। स्वीकारोक्ति या बयान। यदि आरोपी ने कोई ऐसा बयान दिया हो जिससे मानसिक इरादा सिद्ध हो
जैसे संपत्ति का हस्तांतरण जानबूझकर किया हो। परिस्थितिजन्य बयान, सर्कमस्टांसिव एविडेंस, जैसे संपत्ति का नोटिस के बाद जल्दी से बिक्री या दान, अन्य सदस्यों और संबंधित व्यक्तियों के बीच असामान्य लेन देन जो सीधे तौर पर आरोपी के इरादे का समर्थन करते हैं। इन सभी सबूतों को मिलाकर न्यायालय में यह सिद्ध किया जाता है कि आरोपी के पास संपत्ति हस्तांतर करते समय दोषपूर्ण मानसिक अवस्था थी, मीन्स रिया थी, जो धारा 122 के तहत अपराध की प्रमुख अवयव होती है। ऐसा प्रमाण न्यायालय में स्पष्ट और तार्किक रूप से प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होता है ताकि आरोपी दोष सिद्ध हो सके। अब इसमें एक चीज़ और शामिल होती है, मीन्स रिया साबित करने के लिए कानून प्रक्रिया में विभिन्न किस्म के दस्तावेज अहम सबूत होते हैं जो आरोपी की मानसिक अवस्था और इरादे को दर्शाते हैं। इसमें मुख्य दस्तावेज निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, नागरिक संपत्ति हस्तांतरण के दस्तावेज, बिक्री, दान, गिरवी, अन्य रूपों में संपत्ति के हस्तांतरण के कागजात, खासकर ये नोटिस या आदेश के बाद बने हों। या दस्तावेज दिखाते हैं कि संपत्ति किन परिस्थितियों में और किस इरादे से स्थानांतरित की गई। नंबर 2, नोटिस और सरकारी आदेशों की प्रति जिनके द्वारा आरोपी को कानूनी रोक या कार्रवाई के बारे में सूचित किया गया हो। यह साबित करता है कि आरोपी के पास संपत्ति पर कार्रवाई की सूचना थी। नंबर 3, लेन देन के वित्तीय रिकॉर्ड, बैंक स्टेटमेंट, भुगतान रसीदें और अन्य वित्तीय दस्तावेज जो दिखाते हैं कि संपत्ति का हस्तांतरण असाधारण तरीके से, जैसे कम कीमत पर या संदिग्ध रूप से किया गया। नंबर 4, आरोपी द्वारा लिखित या इलेक्ट्रॉनिक संवाद, ईमेल, संदेश या किसी तरह के अभिलेख जो आरोपी के इरादे को प्रमाणित करते हों, जैसे कानूनी कार्रवाई से बचने हेतु संपत्ति को स्थानांतरित करने की योजना। नंबर 5, गवाहों के बयानों और संबंधित नोट्स, वे दस्तावेज या बयान जो आरोपी के व्यवहार और समझ को प्रमाणित करें, जैसे संपत्ति हस्तांतरण, संदिग्ध कारण, समय। प्राकृतिक एविडेंस, यदि दस्तावेज नहीं भी मिलते तो घटनाक्रम, समय सारणी आदि से संबंधित कागजात से मानसिक दोष सिद्ध किया जा सकता है। ये सभी दस्तावेज मिलकर आरोपी की दोषपूर्ण मानसिक अवस्था का संकेत देते हैं और न्यायालय में यह सिद्ध करते हैं कि संपत्ति हस्तांतरण जानबूझकर, पूर्व ज्ञान और स्पष्ट इरादे के साथ कराया गया था। बिना ऐसे गंभीर दस्तावेज में मेंस रिया साबित करना कठिन होता है, क्योंकि मानसिक अवस्था सीधे तौर पर अवलोकनीय नहीं होती है। इस आधार पर धारा 122 भी मेंस रिहा के लिए इन दस्तावेज का होना और विश्लेषण निर्णायक होता है। अब मैं आपको ये भी बताता हूँ किस दस्तावेजों से में ये इरादे का स्पष्ट संकेत मिलता है। इरादे का स्पष्ट संकेत मिलने वाले दस्तावेज वे होते हैं जिनमें आरोपी का जानबूझकर या उद्देश्यपूर्ण व्यवहार नियत स्पष्ट होता है। इसमें निम्न प्रमुख दस्तावेज हैं। लेन देन, नंबर 1, लेन देन के अनुबंध या समझौते, जैसे बिक्री, दान, अन्य संपत्ति हस्तांतरण के कागज जिनमें हस्तांतरणकर्ता की सहमति और सहमति के अलावा दस्तावेजों में इरादे की स्थिति अभिव्यक्त मिलती है, खासकर यदि हस्तांतरण सामान्य मूल्य से कम या संदिग्ध तरीके से किया गया। आपराधिक कानूनी नोटिस और उसका जवाब, कोई ऐसा पत्र या दस्तावेज जिसमें आरोपी ने सरकारी नोटिस मिलने के बाद संपत्ति हस्तांतरण करने का निर्णय बताया हो या किसी कानूनी कार्रवाई से बचने की कोशिश की। नंबर 3, लेखा जोखा और वित्तीय दस्तावेज, जैसे बैंक स्टेटमेंट, भुगतानों की रसीदें और फंड ट्रांसफर के रिकॉर्ड जो दिखाते हों संपत्ति हस्तांतरण वित्तीय लाभ या कानूनी बचाव के उद्देश्य से किया गया। ईमेल, नंबर 4, ईमेल, संदेश, स्वीकृत बयान, आरोपी द्वारा लिखित और इलेक्ट्रॉनिक संचार जिनमें यह पता चले कि उसने संपत्ति को हटाने या बचाने की योजना बनाई है। नंबर 5, अंतरिम दस्तावेज, जैसे रिकॉर्ड, जैसे कि संपत्ति के कागजात में अचानक संशोधन, पिछली सहमति के विरुद्ध बदलाव जो इरादे की पुष्टि करते हैं। नंबर 6, वकीलों का सलाहकारों के साथ संवाद, अगर दस्तावेजों में
या देखा जाए कि आरोपी ने कानूनी सलाह ली है तो ताकि संपत्ति को कानूनी रूप से रोका जा सके। ये दस्तावेज मिलकर इरादे का स्पष्ट संकेत देते हैं और न्यायालय में यह साबित करने में सहायक होते हैं कि संपत्ति के हस्तांतरण का उद्देश्य कानून प्रतिबंध से बचना था। बिना ऐसे दस्तावेजों के मानसिक स्वास्थ्य की पुष्टि कठिन होती है, क्योंकि इरादे एक आंतरिक मानसिक स्थिति होती है जिससे बाहरी रूप से प्रमाणित करना बहुत ज़रूरी है और बहुत कठिन भी होता है। इसलिए धारा 122 के अंतर ऐसे दस्तावेज खास महत्व रखते हैं जो सीधे या परोक्ष रूप से आरोपी के जानबूझ के किए गए इरादे दर्शाते हैं। अब मैं अगले वीडियो में आपको धारा 123 के संबंध में बताऊंगा। इसके कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन इनके प्रमुख घटक हैं, जिससे आपको पूरी तरह से धारा 123 का ज्ञान प्राप्त हो सके। अब अगले वीडियो तक के लिए मैं विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।